Hello everyone, I am Neelam Chaudhary, lecturer, Electronics, Government Girls Polytechnic, Saharanpur. Today in Optical Fiber Communication, we will study Optical Fiber Communication System. आज हम बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम्स के बारे में कि वो किस टाइप के होते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल, और उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो ऑप्टिकल फाइबर में किस तरीके से लाइट वेव का पेनिट्रेशन होता है, यानी कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे आज। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स होते हैं जिसमें डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है। तो अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल बैंड की, यानी कि जो बैंड ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जनरली ये जो बैंड है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 800 नैनोमीटर से लेकर के 1700 नैनोमीटर तक। ठीक है, तो इसमें जो डिफरेंट बैंड्स हैं वो ये बैंड्स हैं। तो जनरली ये रेंज 1260 से 1675 नैनोमीटर, ये जनरली रेंज यूज होती है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के लिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स हैं जिनके नाम है ओ बैंड, इट मींस ओरिजिनल बैंड। तो इसकी रेंज होती है ये 1260 से लेकर के 1360 नैनोमीटर तक। Then next is E band, it means extended band. इसकी रेंज होती है 1360 से लेकर के 1460 नैनोमीटर तक। Then S band, S means short band. Then C band, C means conventional band. L means long band and U means ultra long band. इसकी रेंज होती है 1625 to 1675 नैनोमीटर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स हैं जिसमें जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन? तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन एक प्रकार का कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर करते हैं यूजिंग ऑप्टिकल वेव्स। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि लाइट के द्वारा, प्रकाश के द्वारा हम किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। तो इट मीन्स कि जो हमारी इंफॉर्मेशन थी वहां, उसको हमने जो लाइट है उसके साथ मॉड्यूलेशन किया वहां पे। तो यहाँ पे इसीलिए लाइट मॉड्यूलेशन होता है कि जो इंफॉर्मेशन होती है उसका मॉड्यूलेशन किया जाता है लाइट की इंटेंसिटी के साथ। तो यहाँ पर जैसे लाइट के डिफरेंट सोर्सेज यूज होते हैं, लाइट सोर्स यूज होते हैं, लाइट सोर्स जैसे एलईडी या लेजर। तो इसके द्वारा जो सिग्नल होता है हमारा, उसको हम लाइट मॉड्यूलेशन करते हैं और उसके बाद फिर उसको ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर तो ये तो लाइट मॉड्यूलेशन हो गया। अब जो लाइट है वो किस तरीके से प्रोपोगेट करेगी उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो लाइट मॉड्यूलेशन होता है यहाँ पे कि जो इंफॉर्मेशन है, जो हमारी कोई भी जानकारी है, सूचना है, उसको हमने लाइट के साथ मॉड्यूलेशन किया, यानी कि उसको लाइट सिग्नल में कन्वर्ट किया। तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, तो अभी जैसे मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें उसके 800 नैनोमीटर से लेकर के 1700 नैनोमीटर की वेवलेंथ में यूज किया जाता है। तो ये एक कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो ये जैसे कि इसमें यहाँ पे है इंफॉर्मेशन सोर्स, जिससे जो भी हमारी जो सूचना है उसके लिए सोर्स। तो नेक्स्ट इज दी ट्रांसमीटर। तो यहाँ पर ट्रांसमीटर है, तो यहाँ पर मॉड्यूलेटर भी लगा हो सकता है या मॉड्यूलेटर के बिना भी हो सकता है। तो ट्रांसमीटर उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिशन मीडियम के द्वारा रिसीवर तक पहुंचाएगा। ठीक है, और रिसीवर पर आपका डी मॉड्यूलेटर लगा हो सकता है अगर मॉड्यूलेशन किया है। देन उसके बाद जो इंफॉर्मेशन है वो डेस्टिनेशन तक जाती है।
तो ये एक बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम है और इसके बारे में हमने डिटेल में एक लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम कि बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पर ये जो बीच में जो ट्रांसमिशन मीडियम है, जो मीडियम की बात कर रहे हैं हम, जिसके द्वारा जो हमारा सिग्नल है वो एक वन प्लेस से अनदर प्लेस में जाएगा, तो वो आपका हो सकता है एक पेयर ऑफ वायर यानी कि ट्विस्टेड पेयर जो हम पहले भी बता चुके हैं, और एक कोएक्सियल केबल हो सकता है या कोई रेडियो लिंक हो सकता है। तो ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, ये हमें पता है। अब हम पढ़ेंगे किस तरीके से कि जो इंफॉर्मेशन है उसको किस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज करते हुए सेंड किया जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं कितने टाइप के होते हैं। एक होता है एनालॉग ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन और एक होता है डिजिटल ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम। तो एनालॉग मीन्स कि यहाँ पर जो ट्रांसमिशन मीडियम होगा, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो सिग्नल होगा वो एनालॉग ऑप्टिकल सिग्नल होगा। तो जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन सोर्स का ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन सोर्स से जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसमीटर में आएगी, जो इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन है इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमीटर में आएगा। देन यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिकल सोर्स में जाएगा। ऑप्टिकल सोर्स लेजर या एलईडी हो सकता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा था उसका लाइट मॉड्यूलेशन होगा, यानी कि वो लाइट सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो लाइट होगा, जो प्रकाश होगा, इसको ऑप्टिकल फाइबर केबल से ट्रांसमिट किया जाएगा और फिर इस तरीके से ये रिसीवर तक पहुंचेगा। रिसीवर पर अगेन एक ऑप्टिकल डिटेक्टर लगा होगा जो उस लाइट सिग्नल को डिटेक्ट करेगा। तो ये ऑप्टिकल डिटेक्टर फोटो डायोड हो सकता है या फोटो ट्रांजिस्टर हो सकता है। तो ये जो ऑप्टिकल डिटेक्टर है ये लाइट सिग्नल को डिटेक्ट करेगा। देन लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल रिसीवर, यानी कि उसको जो डिटेक्टर है ये लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ये रिसीवर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव करता है और देन आपकी इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है। तो दिस इज द एनालॉग ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट इज डिजिटल ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है वो डिजिटल फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कन्वर्ट करके डिजिटल फॉर्म में सबसे पहले उसको एनकोड किया जाएगा। एनकोड के द्वारा उसको सुटेबल बनाया जाएगा कि वो एनकोड करके उसको सुटेबल बनाया जाएगा कि वो जो लेजर ड्राइव सर्किट है, जो लेजर है वहां पर उसको ड्राइव कर सके। देन फिर वहां से जो सिग्नल होगा, जो लेजर यानी कि जो आपका डिजिटल ऑप्टिकल सिग्नल होगा वो लेजर के द्वारा, लेजर से वो ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा रिसीवर तक पहुंचेगा। तो यहाँ पर जो रिसीवर पर एवलांचे फोटो डायोड का इस्तेमाल किया जाता है जो इस डिजिटल ऑप्टिकल सिग्नल को रिसीव करती है और उसको फिर कन्वर्ट करती है। यहाँ पर फिर एम्पलीफायर और इक्विलाइजर यूज होता है जो उसको एम्पलीफाई करता है और इक्विलाइज करता है सिग्नल को। देन डिकोडर उस सिग्नल को डिकोड करके जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है उसमें डिकोड करता है। तो दिस इज द डिजिटल ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम। यहाँ पर यही है कि एवलांचे फोटो डायोड का इस्तेमाल किया जाता है और इस तरीके से जो लास्ट में आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो इस तरीके से रिसीवर पर रिसीव की जाती है। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है कोर, जो एक प्लास्टिक या पॉलीमर या डाई इलेक्ट्रिक की बनी होती है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जैसे यहाँ पर हमने शो किया है 1.5। देन उसके बाद जो लेयर होती है वो होती है क्लेडिंग। तो क्लेडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमेशा कोर से थोड़ा
कम होता है। और ये भी जो क्लेडिंग होता है ये भी प्लास्टिक या ग्लास की या डाइइलेक्ट्रिक की बनी होती है लेयर। देन उसके बाद जो सबसे आउटर लेयर होती है वो प्लास्टिक की एक जैकेट या उसे बोल सकते हैं आप प्रोटेक्टिव कवरिंग, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो ये जो कोर होती है इसी के अंदर जो सिग्नल है लाइट की फॉर्म में इसी के अंदर पेनिट्रेट करता है। तो इसका क्या प्रिंसिपल है वो हम देखेंगे अभी आगे। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लाइट पेनिट्रेशन? तो जो लाइट है वो किस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर में कम्युनिकेट करती है, यानी कि किस तरीके से चलती है। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ये क्या कहता है कि जब भी जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो जब भी एक क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा होता है तो जो लाइट क्या होती है, बाउंस बैक हो जाती है। इसको हम समझेंगे इस तरीके से। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो एक लेक्चर था मेरा नेचर ऑफ लाइट में, उसमें मैंने आपको बताया था रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया था और वहां पर हमने रिफ्लेक्शन प्रोसेस पढ़ा था। तो रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था कि जब भी जो रे है, जो लाइट रे है वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, यानी कि जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो डेंसर मीडियम कहलाता है और जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होता है वो रेयरर मीडियम कहलाता है। तो जब भी जो रे है वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से थोड़ा दूर दूर होती जाती है। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया है कि जो कोर है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है μ1, उससे μ1 से शो करते हैं, और जो क्लैडिंग होती है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स μ2 होता है। तो जैसे कि हमने देखा था कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2, यानी कि कोर का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो क्लैडिंग से ज्यादा है, तो यानी कि ये डेंसर मीडियम हो गया और ये रेयरर मीडियम हो गया। तो जब भी जो रे है वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हो जाएगी, यानी कि बैंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो यहाँ पे ये जो रे इंसिडेंट हो रही है इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो बोली जाती है रिफ्लेक्टेड रे। तो ये इंसिडेंट एंगल हो गया थीटा आई और ये रिफ्लेक्टेड एंगल थीटा आर। तो ये हमने रिफ्लेक्शन प्रोसेस में पहले पढ़ चुके हैं हम, मैंने आपको इसके बारे में बताया था, रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो इंसिडेंट एंगल है, तो यहाँ पर ये इंसिडेंट एंगल हमने एक क्रिटिकल एंगल होता है उससे कम है, ठीक है। तो इस तरीके से रे रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन जब हम इस इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल के बराबर रखेंगे, यानी कि तो क्या होगा, यानी कि हम इसको इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करेंगे तो एक वैल्यू पर क्या होगा कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो नॉर्मल से इतना दूर हो जाएगी कि वो नॉर्मल के साथ एक 90 डिग्री एंगल बनाएगी, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जिस पे भी आपका जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा जिस इंसिडेंट एंगल पे, वो क्रिटिकल एंगल कहलाता है, ठीक है। तो ये एक केस हो गया। इसके बाद अगर जो इंसिडेंट एंगल है उसको इतना बढ़ाया जाता है, क्रिटिकल एंगल से भी इंक्रीज करते हैं, तो क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या करती है, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो क्या होता है कि रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। कब होता है ये, कि जब जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। तो यही जो थर्ड केस मैंने आपको बताया, दिस इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यही हमने अभी पढ़ा, यही मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ लाइट पेनिट्रेशन। तो ये क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब भी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तो जो रे होती है वो रिफ्लेक्ट सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो इसी तरीके से वो सेम मीडियम में, यानी कि उसी डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट बैक हो गई।
ठीक है, तो यही हम चीज यहाँ पे यही लिखा है कि जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो वहां पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो वहां पर क्या होगा, टोटल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, जो रे होगी वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो यही जब हम ऑप्टिकल फाइबर में देखते हैं तो बीच में कोर लेयर होती है, उसके बाद क्लेडिंग। तो यानी कि जब भी जो रे लाइट है, लाइट रे कोर और क्लेडिंग की बाउंड्री पर इंसिडेंट एंगल बनाएगी और वो इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तो जो रे होगी वो क्लेडिंग में ना जाकर के कोर में ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और इसी तरीके से वो रिफ्लेक्शन करती हुई पूरे कोर के अंदर उसको ट्रांसमिट करते रहेंगे। तो इसी तरीके से मतलब कई किलोमीटर तक उसको या हजारों किलोमीटर तक उसको ट्रांसमिट किया जा सकता है लाइट सिग्नल को कोर के अंदर यूजिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइट पेनिट्रेशन इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डायग्राम, ये बीच में हमारा कोर है और ये आउटर लेयर इज क्लेडिंग। तो जब लाइट जो है वो कोर और क्लेडिंग की बाउंड्री पर इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तो रिफ्लेक्शन ना होकर के यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन बैक, लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इसी तरीके से अगेन रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट होते होते लाइट उसी में प्रोपोगेट करेगी। तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है और एंगल ऑफ क्रिटिकल जो इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। थैंक यू।